दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए ही अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि 150 यानी 150 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है, जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो से आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइएगा। 150 प्रश्नों को दोस्तों ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस सेशन को देख रहे हैं और इस सेशन पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, सीरीज़ प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। प्रत्येक तरह का क्वेश्चन, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक का क्वेश्चन आपको क्लियर कराया जाता है। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है ये तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान आपका सही जवाब होगा। प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने लगे। आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, आप ये अपने आप को भी ट्राई करेंगे और टेस्ट लगाएंगे कि 150 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। चलिए, अगला सवाल है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो ये न्यूनतम कांच में होती है। ये न्यूनतम कांच में होती है। अगला सवाल है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो ये है सभी पारदर्शी माध्यम के आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहता है। तो ये है आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला सवाल है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह अवतल लेंस होगा। अगला सवाल है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। धूप की चश्मे में जो पावर लगा होता है वह 0 डायोप्टर का होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। खोज बत्ती में जो प्रयुक्त होता है वह नतोदर दर्पण का होता है। अगला सवाल आपका होगा, पढ़ने में काम आने वाली ग्लासेस किस प्रकार की लेंस से बनी होती है। ये जो लेंस बनी तो उत्तल लेंस का बना होता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ये है आपका लेजर बीमा आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपका हो जाएगा, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा नौचालकों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह चित्र कैसा बनता है, वास्तविक से छोटा व उल्टा बनता है। वास्तविक से छोटा और उल्टा बनता है जो रेटिना पर चित्र बनता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो ये आपका उसका ताप के ऊपर निर्भर करता है। जब किसी दर्पण को पी कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। इनका घूर्णन किरण 2p होगा। 2p हो जाएगा यानी दुगना हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए
काम में यानी दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? यह लेंस है उत्तल लेंस। यह लेंस आपका है उत्तल लेंस है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस प्रकार की संचार माध्यम से आती है? यह विकिरण के माध्यम से आती है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। ये संवहन कहलाता है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर से माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाती है? तो यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि से। ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला सवाल है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण का समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये है किरीट भाग दिखाई देता है। वायु के तापमान में परिवर्तन होने से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ये गुण है आवृत्ति। आवृत्ति आपका सही जवाब होगा। प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त है बाइफोकल लेंस। अगला सवाल है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन प्रभावित होंगे? तो ये आपका केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होता है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र के दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल के बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई नहीं देते हैं? तो इसे कहते हैं हम अबिंदुकता। इसे अबिंदुकता हम लोग कहते हैं। अबिंदुकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है अर्थ है दूरदृष्टि दोष। इनका अर्थ है दूरदृष्टि दोष। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये है फिल्म। अगला सवाल आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपका जो होगा वो है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में जो प्रयोग होता है वो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय क्रिया को विभिन्नता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। जैव विकास के संबंध में डोलो का नियम दर्शाता है जैव विकास के दौरान लक्षणों में जो प्रमुख भेद हो चुके हैं वो दोबारा नहीं हो सकते, अर्थात जैव विकास उल्टी दिशा में कभी नहीं बढ़ता है। अगला सवाल है निम्नांकित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कैप्सूल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है कोशिका भित्ति के बारे में? तो ये आपका कथन जो होगा वो कथन आपका होगा कथन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं गलत है, यानी सब सही है। ऑल राइट है आपका, सब सही है कोशिका भित्ति के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन केवल जनन कोशिका में होती है? ये विभाजन आपका है अर्धसूत्री आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है ये डायफ्राम अवशेषी अंग नहीं है। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये आपका होता है यूरिया आपका सही जवाब होगा।
सर्प को यानी सांप के 20 ग्रंथियाँ किसकी समांग होता है? ये किसके समांग होता है? तो ये कैसेरोकी प्राणियों के लार ग्रंथियाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रोपण इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो ये है आपका पैरामीशियम आपका सही जवाब होगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साइटोलॉजी इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच का योजक घड़ी है? इनके बीच का योजक घड़ी है एकीडाना। पुस्तक फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है लेमार्क इनके लेखक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के किनके द्वारा संकलित किया गया है? तो ये संकलित आपका किया गया है डार्विन के द्वारा। कोशिका का केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका के केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों का जोड़ा गलत है, यानी निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो वंशागति का वाहक राइबोसोम इनका जोड़ा गलत है और ये तीनों राइट है। ये तीनों राइट है आपका, ये तीनों आपका राइट है, ये तीनों आपका राइट है। अगला सवाल आपका होगा, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका डैश कहते हैं, तो उनको कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। मटर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मटर के गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम ये आपका बीजमैन ने किया था। सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था। निम्नांकित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो एलिन में डीएनए नहीं पाया जाता है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जीन के संबंध में औचित्य है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है केरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के वैज्ञानिक के नामकरण का पद्धति है, ये पद्धति है ऑप्शन नंबर ए द्विनाम पद्धति आपका सही जवाब होगा। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? मोनेरा जगत में शामिल कवक नहीं है। अगला सवाल है, कवकों के विषय में औचित्य कथन कौन है? तो इनके बीच में ये है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हरित लवक आपका सही जवाब होगा। हरित लवक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पूर्ण विकसित कोशिका का प्रकार है, ये प्रकार है यूकेरियोटिक कोशिका का ये प्रकार है। अगला सवाल आपका होगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। मानव शरीर की लसिका कोशिका किस अंग में बनती है? तो ये अंग है तिल्लियाँ आपका सही जवाब होगा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, ये कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? ये परिवर्तित रूप है किनका है? ये क्रोमेटिन धागे का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है
तो कोशिका झिल्ली आपका ए तथा बी दोनों से बना होता है, यानी लिपिड से और प्रोटीन से दोनों से बना होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं आपका सही जवाब होगा। लाल रक्त कोशिकाएं आपका सही जवाब होगा। पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों में से भिन्न है, क्यों? तो ये भिन्न है मध्यपट डायफ्राम के कारण। मध्यपट डायफ्राम के कारण ये भिन्न है। अगला सवाल आपका होगा, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ये इनमें से किसी में नहीं, इनमें से किसी नहीं, यानी विषाणु किस जगत में शामिल किया जाता है? तो निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसी में शामिल नहीं किया जाता है। अगला सवाल होगा आपका, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है, केंद्रयुक्त, ये सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। अगला सवाल आपका होगा, एक कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये आपका होता है सौर सेलें। सौर सेलें आपका सही जवाब होगा। सौर सेलें आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा आपका, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है? तो ये आपका बढ़ता है, ये आपका बढ़ता है। अगला सवाल आपका होगा, कौन सी तरंग शून्य में संरचना नहीं कर पाती है? शून्य में संरचना नहीं कर पाती है, तो ये है आपका ध्वनि। ध्वनि आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस टॉपिक का ये जो सिलेक्टेड किया हुआ क्वेश्चन है, ये 150 प्रश्न में से इस वीडियो में आपको 76 प्रश्न करा दिया गया है, और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में इसे करा देंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। दोस्तों आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा। जहाँ तक होगा हम अपने तरफ से 100% कंटेंट देने का प्रयास जरूर करेंगे और ज़रूर करते हैं। अगर कमी कहीं बुझाता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर हमें इस वीडियो में ये इम्प्रूव की ज़रूरी है, या इस सेशन में, या जो इस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है उसमें ये इम्प्रूव है, क्या क्या आपको आवश्यकता है। दोस्तों एक बार कमेंट कीजिए, जरूर हम उस पर इम्प्रूव लाने का प्रयास करेंगे। तब चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, ऑल दी